चलिए आइए दोस्तों, आज मैं आप सबों के बीच 12th हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही उपयोगी हैं या बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग जो है शुरू से अंत तक बने रहे ताकि आप इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। चलिए हम लोग आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं, जिसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है। कहता है कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में उसने कहा था कि कुरमाई का अर्थ मंगनी या सगाई होता है। कुरमाई का अर्थ मंगनी या सगाई होता है। नंबर 2 कहता है कि रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी की नायिका जो है मालती है। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो मालती है। तीसरा क्वेश्चन कहता है लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था? तो लहना सिंह के भतीजे का नाम याद रखना है कीरत सिंह है। लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या है? कीरत सिंह। चलिए फिर अगला आ जाइए। कहता मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो प्रेम रस या प्रेम के पीड़ के कवि थे। फिर इसी में आपके पास क्वेश्चन है कि जायसी किस भाषा के कवि थे? तो जायसी जो थे वो अवधी भाषा के कवि थे। किस भाषा के? तो अवधी भाषा के ये कवि थे। फिर कहता उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? या उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष क्या है? याद रखना है 1915 है। 1915। फिर नंबर 6 कहता है उर्वशी के लेखक कौन है? तो उर्वशी के लेखक जो है हमारे रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। चलिए आगे फिर कहता है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है या रचयिता कौन है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक जो है मलियज है। और याद रखना है कि ये एक प्रकार की डायरी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? तो ये एक प्रकार का डायरी है। फिर आइए कहता है साहित्य लहरी हो गया, सूर सागर एवं राधा रस केली किसकी रचना है? तो ये हमारे सूरदास जी की रचना है। चाहे वो साहित्य लहरी हो, चाहे वो सूर सागर हो या राधा रस केली हो, तीनों जो है इनके रचनाकार कौन हो गए? सूरदास हो गए। आगे आ जाइए तो कहता है सूरदास एवं भूषण। सूरदास एवं भूषण किस भाषा के कवि हैं? तो चाहे वो सूरदास हो चाहे वो भूषण हो, ये दोनों जो है हमारे ब्रज भाषा के कवि हैं या ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। ठीक है। आगे कहता है नंबर 10 है आपके पास प्रगीत और समाज। कहता है क्या है? या प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है? तो ये एक प्रकार का निबंध है। एक प्रकार का क्या है? निबंध है। चलिए आ जाइए नंबर 11 में। कहता अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक शीर्षक कैसी कविता है? तो ये एक व्यंग्यात्मक कविता है। इसमें व्यंग किया गया है, कटाक्ष किया गया है राजनेताओं के ऊपर। तो ये क्या हो गया? व्यंग्यात्मक हो गया। आगे कहता है कि हार जीत किस कविता संग्रह से ली गई है? तो कहीं नहीं वहीं से। हार जीत कविता किस संग्रह से ली गई है या कहाँ से संकलित है? तो कहीं नहीं वहीं से। कहता है रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? ये हमारे आधुनिक काल के। रघुवीर सहाय किस काल के? आधुनिक काल के। फिर कहता है शिक्षा कौन सी विधा है? ये एक प्रकार का संभाषण है या इसी को हम लोग शिक्षा शास्त्र भी कहते हैं। संभाषण या शिक्षा शास्त्र इसको हम कह सकते हैं। संभाषण या शिक्षा शास्त्र है। ठीक है। आगे कहता है भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो वो थे चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने ही भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी है। कहता है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1543 में हुआ था और उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। आगे आ जाइए तो कहता है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था?
तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया गांव में, जो कि हमारे बेगूसराय जिला में पड़ता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। आगे कहता है त्रैमासिक आलोचना का संपादन किसने किया था? तो इसका संपादन नामवर सिंह के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा? तो नामवर सिंह के द्वारा किया गया है। कहता है जूठन किस विधा की रचना है? तो ये एक प्रकार का आत्मकथा है। जूठन क्या है? ये एक प्रकार का आत्मकथा है। और कहता है इस पाठ में लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? यानी जूठन जो शीर्षक है उसमें लेखक के बड़े भाई का नाम रहता है सुखवीर। क्या रहता है? सुखवीर। और इसका छोटा भाई का नाम रहता है जसवीर। सुखवीर और जसवीर। सूरदास तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो याद रखिए सूरदास हो गए या तुलसीदास हो गए, दो और आपको हम बता देते हैं, एक नाभादास और एक जायसी। ये चारों जो है ये हमारे भक्ति काल के हैं। सूरदास, तुलसीदास, नाभादास और एक हमारे जायसी जो हो गए, ये चारों हमारे भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। आगे आइए तो कहता है उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आगे आ जाइए तो कहता नंबर 22 में, 22 नंबर आइएगा तो कहता मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है या जन्म स्थान कहाँ है? तो सीओपुर ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में है। सीओपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश जो है गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म स्थल है या जन्म स्थान है। फिर कहता मालती किस कहानी की पात्रा है? तो मालती हमारे रोज शीर्षक कहानी की पात्रा या प्रमुख पात्रा है। फिर कहता उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो उसने कहा था कहानी का नायक जो है कौन है? तो लहना सिंह है। फिर आगे आइए तो कहता रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना को या किस रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इनको उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था या पुरस्कृत किया गया। कहता आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो आधे अधूरे के लेखक हमारे मोहन राकेश हो गए। कहता हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो हार जीत जो है एक गद्य कविता है। हार जीत कैसी कविता है? ये एक प्रकार की गद्य कविता है। ठीक है, आगे आ जाइए। तो आगे कहता है जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रव्यापी छात्र आंदोलन में संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया गया? ये आप सिंपल याद रखिए कि संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया गया या संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो आप लोग याद रखेंगे 1974 में। 1974 में पटना के गांधी मैदान में जो है इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आगे आ जाइए तो कहता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इनको हमारे जेपी जी ने अर्थात जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है, कहता लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? ये हमारे रघुवीर सहाय की रचना है। किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की रचना है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। कहता अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1941 में। 1941 में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। आगे आ जाइए 32 नंबर। कहता अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो ये हमारे शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो पाठ है वो हमारे शिव और पार्वती का कल्पित या काल्पनिक रूप है, जिसमें आधा अंग शिव और आधा अंग पार्वती का है। कहता है सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा, यहाँ कांटा हो जाएगा। और कहता उसने कहा था किसकी रचना है? ये हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा और उसने कहा था किसकी रचना है? ये हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। फिर कहता है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। वाराणसी उत्तर प्रदेश में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था।
कहता है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है या कहाँ से लिया गया है। तो याद रखना है कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से, ये यहाँ से लिया गया है हमारा कविता प्यारे नन्हे बेटे को। आगे आइए तो कहता है जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। तो ये 1924 में जो थे हमारे जेपी जी, ये मार्क्सवादी या मार्क्सवाद के सिद्धांतों को इन्होंने अपनाने का काम किया था। ठीक है, आगे कहता है प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है। तो प्रतिध्वनि कथा जो है ये हमारे जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, कहता है तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था। तो तुलसीदास की पत्नी का नाम याद रखिए रत्नावली। क्या था? रत्नावली। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली थी। आगे कहता है रोज कहानी में टिट्टी किसके शरीर से चिपककर चुपचाप सो जाता है। तो अपनी माता मालती के गोद से चिपक कर ये सो जाता है। कर्नाट वंश के राजा कौन थे। तो कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव थे, राजा हरि सिंह देव। आगे कहता है पुंडलिक जी पेशे से क्या थे। तो पुंडलिक जी पेशे से एक शिक्षक थे। पुंडलिक जी पेशे से क्या थे? एक शिक्षक थे। कहता है सुकून की तलाश किसकी रचना है। तो ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। तो संडे मेल के। किसके? संडे मेल के। कहता है शुद्ध गोष्ठी किसे कहते हैं। शुद्ध गोष्ठी पहला चैप्टर बातचीत है। तो कहता है प्रवीण विद्वान मंडली के बीच की बातचीत को शुद्ध गोष्ठी कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए तो कहता है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था। तो 1998 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न मिला था। इनके मृत्यु के बाद, इनके मर जाने के बाद इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। कहता है केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, यह किसका कथन है। तो ये हमारे भगत सिंह का कथन है। किसका कथन है? भगत सिंह का। कहता है 3 बज गए, 4 बज गए, 7 बज गए, यह किस पाठ की उक्ति है। तो ये हमारे रोज शीर्षक पाठ की उक्ति है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। हमने आपको लगभग 40+ यानी 40 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आपके बीच लाया है। और ये जितने भी क्वेश्चन थे हर एक बार एग्ज़ाम में सब पूछे गए क्वेश्चन थे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अच्छे से देख लीजिए और आगे भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जिसको भी आवश्यकता हो वो इसका फ़ायदा ले सके। तो चलिए अब हम लोग फिर आपको मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ लेकर के। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहें। थैंक यू।